हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्वेश्चन बैंक पे। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम आपके लिए जो भावानुवाद है वो क्या होता है ये लेके आए हैं। तो ये जो टॉपिक है भावानुवाद, ये आपके जो पीजीडीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 और 2019 दोनों में ये आया हुआ है और ये बार बार ही रिपीट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको मेन समझ पड़ जाए कि ये भावानुवाद होता क्या है। और जो ये क्वेश्चन है ये रिपीट होते रहते हैं और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन ये है, चाहे जैसे आपके व्यतिरेकी विश्लेषण है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये आपका किसी ना किसी पीजीडीटी के एग्ज़ाम में रिपीट हो ही जाएगा। चाहे से ये आपका 10 नंबर का भी आ सकता है, 20 नंबर का भी ये आपका आ सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी टॉपिक है भावानुवाद। कुछ नहीं है, जैसे आप ट्रांसलेशन करते हो उसमें आपके सामने जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तो आप जब उनका ट्रांसलेशन करोगे तो बस उसमें यही ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो ट्रांसलेशन हो वो बिल्कुल सही अर्थ में हो। जैसे आपका ट्रांसलेशन हो जल में रहकर मगर से बैर, तो इसमें आपका जो मेन अर्थ है वो ये है कि मतलब अपन जिस एरिया में रह रहे हैं उसमें अपन को, या जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर में, उसमें आपको जैसे बॉस से बैर नहीं लेना चाहिए, या फिर मतलब जो भी आप जिसके अंडर में हो उससे आपके बैर नहीं रहना चाहिए। तो इसमें अगर आप इसका ट्रांसलेशन क्रोकोडाइल से कर दोगे कि जल में रहकर मगर से बैन, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था सिंपल तौर पे। तो अब देखते हैं भावानुवाद होता क्या है, जो आपको मोटे तौर पे मैंने बता दिया है कि क्या चीज़ है। लेखक के मूल भावों या अर्थों को अपनी भाषा में प्रकट कर देना भावानुवाद है। मतलब भाव प्रकट हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको जल में रहकर मगर से बैन का आपको एग्जाम्पल बताया, उसमें मगर में आपका ट्रांसलेशन में आपका मगर जो होता है मगरमच्छ, उसमें क्रोकोडाइल से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये भाव आपको समझना पड़ता है ट्रांसलेशन करते टाइम। अंग्रेजी में इसे फेथफुल ट्रांसलेशन भी कहते हैं, तो इसको अगर आप इंग्लिश में कहोगे तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फेथफुल ट्रांसलेशन है। इसमें ये देखना पड़ता है कि मूल भाषा का एक भी भाव छूटने ना पाए, वही है कि आपका भाव बिल्कुल समान होना चाहिए। इसकी सफलता इस बात में है कि मूल भाषा के सभी भाव दूसरी भाषा में रूपांतरित हो जाए। यहाँ अनुवादक का ध्यान शब्दों पे ना जाकर मूल रूप से भाव पर रहता है। वही आपकी जो हिंदी की जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, तो उनका एनालिसिस करना ही एक तरह से भावानुवाद है, जो इनका अन्यर्थ ही निकलता है, आपको पता है। भावानुवाद में हम मूल भाषा के शब्दों को तोड़ मरोड़ सकते हैं, वाक्यों को आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब आप एक्स्ट्रा शब्द भी ऐड कर सकते हैं इसमें, नए नए शब्द भी ऐड कर सकते हैं इसके ट्रांसलेशन में। और इसके जो शब्द है उसको आप तोड़ मरोड़ कर जो नए शब्द हैं वो भी जोड़ सकते हैं। मुहावरों को अपने सांचे में ढाल सकते हैं, अपने हिसाब से इसका ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन वाक्यों को अपने इच्छा अनुसार घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। मतलब जो आपकी जो लाइन होगी वो उसी अर्थ में आनी चाहिए जिस अर्थ में उसका मूल भाव प्रकट हो रहा है। अनुवाद तात्पर्य में, आकार प्रकार में मूल भाषा से बिल्कुल मिलता जुलता है। मतलब जब आप ट्रांसलेशन करो जो मेन भाव है वही आना चाहिए आपका लक्ष्य भाषा में, मूल भाषा से। इसमें ना अपनी ओर से नमक मिर्च लगा सकते हैं, ना ही लंबी चौड़ी भूमिका बांध सकते हैं। ये भी नहीं है कि आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही लिखना है, और बस आपको जो भाव प्रकट होना है वो ही लिखना है। जो बात जिस उद्देश्य को ले जाकर जिस ढंग से कही गई है उस बात को उसी उद्देश्य से और जहाँ तक हो सके उसी ढंग से कहना पड़ता है। जो मेन आपका जो आपका स्रोत है उसमें जो आपका उद्देश्य है, आपका मुहावरा है, लोकोक्तियाँ है, जो आपका उद्देश्य प्रकट कर रहा है वही आपका जो उसका ट्रांसलेशन करोगे उसमें वही चीज़ आपका उद्देश्य भी प्रकट होना चाहिए। जैसे आपने हिंदी के मुहावरे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, जो मुहावरे का जो अर्थ है, उद्देश्य है, वही आपका जो आप अर्थ करोगे ट्रांसलेटेड फॉर्म में उसका वही उद्देश्य होना चाहिए, मतलब वही भाव वो प्रकट करना चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो। तो अब इसमें ब्रेड बाय द स्वीट, स्वीट है इसमें है कि आप मनुष्य जब पसीना बहाता है तभी मतलब उसको रोटी मिलती है। तो ये पसीना बहाना इसमें ये अर्थ है। तो स्वीट में ये दूसरा स्वीट भी हो सकता है, और ब्रो यानी यानी भौएं जो होती है आँखों के ऊपर, उसका भी अर्थ होता है। का शाब्दिक अनुवाद होगा आदमी को अपनी भौं के पसीने से रोटी कमानी चाहिए। तो अब आप ही देख लो, अगर इसका
शब्द में अनुवाद करेंगे तो आदमी को अपने भोग के पसीने से कैसे रोटी कमाएगा, ये तो मतलब गलत हो गया इसका मीनिंग। ये इसका मीनिंग है ही नहीं जब इंग्लिश का अपन हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। लेकिन ये अनुवाद अच्छा नहीं समझा जाएगा क्योंकि मूल भाषा के भावों का हिंदी रूपांतरण ठीक नहीं हुआ और ना ही हिंदी भाषा की प्रकृति की रक्षा हुई है। तो मतलब इसमें एक तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है अगर आप इसमें शब्दों का प्रयोग कर दो। तो आपको इसमें भाव ही समझने पड़ेंगे और ये मेनली केवल आपके लोकोक्तियाँ मुहावरे जो होते हैं उनमें ही होता है। और कोई कुछ ऐसी वाक्य भी होते हैं जिसमें आप मतलब तीसरा ही अर्थ निकाल के कहते हैं, वो भी समझना ज़रूरी है। इसका भावानुवाद इस प्रकार होगा, मनुष्य को अपने पसीने की कमाई खानी चाहिए। मतलब मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए एक तरह से, तभी वह रोटी खा सकता है। इसका अर्थ ये होगा, ना कि आपका इसमें भौं से रिलेटेड, क्योंकि इसमें ब्रो का अर्थ तो आपका भौं ही होगा, तो वो बिल्कुल एकदम रॉन्ग हो जाएगा। छात्रों को इसी प्रकार अनुवाद करना चाहिए, लेकिन ऐसा अनुवाद निरंतर अभ्यास के बाद ही संभव है। मतलब भावानुवाद जब आप कर रहे हैं तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको भावानुवाद समझ में आएगा। भावानुवाद में अपनी शब्द योजना, वाक्य योजना, मुहावरे इत्यादि के प्रयोग में काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आप पीजीडीटी के एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये लिख सकते हैं कि ये मुहावरे लोकोक्तियों में प्रयोग होता है, और बाकी इसको जब आप ट्रांसलेशन करो तो बहुत सावधानी से करो। तो ये आपको बेसिकली एक चीज़ समझनी है, ये क्या कहना क्या चाहता है, आप अपने शब्दों में वहाँ पे लिख सकते हो, आपको ये समझ में आ जाए ना भावानुवाद। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, कभी शॉर्ट नोट में आता है, कभी 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने ये कवर करा है। और जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, स्टिल चाइल्ड है। अब स्टिल यानी शांत होता है, चाइल्ड यानी बच्चा होता है, पर इसका जो अर्थ है मरा हुआ बच्चा ही निकलेगा। हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल है, पर भूख हड़ताल इसको कहना अशुद्ध होगा। मेनली इसके लिए एक ही शब्द होगा, अनशन। ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो आपके पीजीडीटी एग्ज़ाम में। वाइट आंट्स है, सफ़ेद चींटी, जबकि वाइट आंट्स जब अपन ट्रांसलेशन करेंगे तो वो दीमक को कहा जाता है। ट्रेड यूनियन है आपका, व्यापार संघ है, जबकि इसका सही अर्थ है श्रमिक संघ होगा। व्यापार तो आपका बिजनेस से रिलेटेड हो जाएगा। हाउस ब्रेकर है, मकान तोड़ने वाला, जबकि हाउस ब्रेकर जो आपको पता है जो चोरी करने वाला, सेंध मारने वाला होता है, उसको कहते हैं। कलर्ड रेस है, रंगीन जाति। तो रंगीन जाति कुछ नहीं होती, जैसे आपके अफ्रीका में है तो उनको आप बोलते हो कलर्ड रेस है, जबकि वो काली जाति उसका सही मतलब उनके रेस के हिसाब से प्रयोग होता है। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, घर फूक नीति। घर फूक नीति क्या होता है? कुछ नहीं होता है। सर्वसार सर्वसार नीति जो होता है, इसका सही मीनिंग होता है। अ डीड ऑफ गिफ्ट, दान का कार्य, जबकि दान का कार्य कुछ नहीं होता है, इसका एक शब्द में प्रयोग है, दान पत्र में। अ ज्वेल ऑफ पोइट, कवि का हीरा। कवि का हीरा तो कुछ नहीं होता, कवि रत्न होता है। मतलब जैसे आपका कालिदास थे, और जो आपके और भी कवि थे अकबर के, जो तानसेन वगैरह, जो वो कवि आपके एक तरह से कवि रत्न है। द डॉन ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि का सवेरा, ज्ञानोदय होता है। बुद्धि का सवेरा आपने कहाँ देखा है प्रयोग होते हुए? ज्ञानोदय की मतलब उसका मतलब ज्ञानोदय हो गया, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। द फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, सुख का निर्झरणी। सुख का झरना तो होता नहीं है, तो सुख स्रोत है। सुख तो अपन को मिलता है, प्राप्त होता है, झरना थोड़ी होगा उसका। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, झगड़ा, झगड़ा का सेव। तो ये एप्पल तो कुछ और ही है। कलह का मूल कारण, जो इसमें आप देख सकते हैं, ये इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है, आइडियम है, तो इसका कलह का मूल कारण होगा। अ मैन ऑफ स्पिरिट, गर्म आदमी। गर्म आदमी तो कुछ होता ही नहीं है, तेजस्वी पुरुष होता है। द पोइट ऑफ फर्स्ट वाटर, पहले पानी का कवि है। पहले पानी का कवि कुछ शब्द नहीं होगा, उत्कृष्ट कवि है, कवियों में जो सबसे श्रेष्ठ है। मैन एंड मनी, आदमी और रुपया, ये भी गलत होगा। धन जन जो होते हैं, जो आप हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, धन जन के लिए सरकार ने इतना कार्य किया, ये कार्य किया, तो वो धन जन का उपयोग होता है। हेवन एंड अर्थ है, स्वर्ग और पृथ्वी। स्वर्ग और पृथ्वी के लिए भी ये कभी प्रयोग नहीं होता। आकाश पाताल के लिए आप हिंदी में बोलते हो तो हमेशा आकाश पाताल ही बोलते हो, स्वर्ग और पृथ्वी थोड़ी बोलोगे आप। माइंड एंड मैटर है, मस्तिष्क और पदार्थ है, ये भी नहीं बोलते हो आप हिंदी में। आप खुद ही जब हिंदी का यूज़ करते हो जब जड़ चेतन बोलते हो। लैंड एंड टास्क है, हरक्यूलिन कार्य, ये भी कुछ नहीं है। भागीरथ प्रयत्न, और ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, भगीरथ प्रयत्न, ये आपको ध्यान रखना है। एब ओरिजिनल ट्राइब्स, पहले की जातियाँ, आदिम जातियाँ बोलते हो आप, पहले की जातियाँ नहीं बोलते हो। राइजिंग पोइट है, उगता हुआ कवि। उगता हुआ कवि तो कोई पौधा थोड़ी है जो कवि उगेगा, इसके बजाय आप उदयीमान कवि जो बोलते हो भाषा में प्रयुक्त लेते हो। ओवरवेल्ड विद ग्रीफ, दुख से आच्छादित। आप जो भी यूज़ करते हो, आप कभी दुखी होते हो तो आप बोलते हो मैं शोकग्रस्त हूँ, वह इंसान शोकग्रस्त है।
आप ये थोड़ी बोलोगे लंबे शब्द में, मैं दुख से आच्छादित हूँ। हॉस्टाइल टू कंट्री है, देश का दुश्मन है, देशद्रोही बोलते हो आप। अ कॉक एंड बुल स्टोरी, कौआ और सांड की कहानी, ये कुछ नहीं होता। जो आपको बचपन में जो नानी दादी जो कहानी सुनाती थी वही ये कहानी होती है। ये एक आइडियम है, प्रोवर्ब होते हैं इंग्लिश के, जो इनका जो भावानुवाद होता है नानी की कहानी। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये भावानुवाद समझ में आया होगा। इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और ये जो डेफिनेशन है मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बता दी है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा, देख लेना भावानुवाद में से। तो आप इसको ज़रूर से रट जाएँ और आप मतलब आपने एक बार समझ लिया ना तो आप अपने शब्दों में वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 10-20 नंबर पक्के हैं इसमें पीजीडीटी में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।